Hello everyone, and in today's lecture we will discuss about a very interesting topic, culpable homicide and murder. Culpable homicide and murder. आपकी जो सब्जेक्ट है लॉ ऑफ क्राइम्स, उस लॉ ऑफ क्राइम के जो सेकंड पार्ट में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जो हमारे ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ है, उसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का। ये टॉपिक ना केवल आपके एकेडमिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आगे फ्यूचर में देंगे उसके लिए भी आपका ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शायद ही कभी ऐसा होता हो कि कोई एग्जामिनेशन का पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स का बनता हो, आईपीसी का पेपर बनता हो और उसमें कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर से रिलेटेड कोई टॉपिक ना पूछा जाता हो। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी सुविधा के लिए हमने ये क्वेश्चन आंसर फ्रेम किया है और एक क्वेश्चन आंसर पैटर्न पर हमने ये पीपीटी हमारी फ्रेम की है, जिससे कि आपको ये सहूलियत रहे कि आप एग्जामिनेशन में किस तरीके से अपना आंसर लिखेंगे, आप किस तरीके से अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो हमने ये जो हमारे नोट्स तैयार करे हैं, जो हमने हमारी पीपीटी तैयार करी है, वो क्वेश्चन आंसर के जो हमारा फॉर्मेट है उसमें तैयार की है और इसको हमने छोटे छोटे सब टॉपिक्स में भी डिवाइड किया है, छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड किया है, जिससे आपको लिखने में क्वेश्चन आसानी रहे। इस टॉपिक से जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली डिफाइन कल्पेबल होमिसाइड, डिस्कस द circumstances in which culpable homicide is murder and distinguish between culpable homicide and murder। आपसे जो क्वेश्चन में पेपर पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि आपराधिक मानववध क्या है, उसको आप परिभाषित करें। आपराधिक मानववध किन दशाओं में हत्या होता है ये आप बताएं, और उसके बाद आपसे आपराधिक मानववध और हत्या में, ठीक है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आपसे कराया जाए। आगे चलते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन पर बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस टॉपिक को समझेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी सीखते हुए चलेंगे कि कैसे हम क्या करेंगे, इस आंसर को लिखेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर आगे चले तो सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर होमिसाइड क्या होता है। अगर हम लोग होमिसाइड को समझ पाएंगे तभी हम लोग ये समझ पाएंगे कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है। होमिसाइड का जो अर्थ होता है, होमिसाइड जो है, ये शब्द जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन फ्रेज होमी एंड सीडो। होमी का मीन्स होता है मैन एंड सीडो का मीन्स होता है कट। इट मीन्स होमिसाइड लिटरली मीन्स द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब जब हम होमिसाइड की बात करेंगे तो इसका सीधा अर्थ होता है क्या, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इट मीन्स मानव वध। जब जब किसी मानव की मृत्यु होगी तभी होमिसाइड की बात चलेगी। जब जब मानव के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, किसी अन्य पशु पक्षी जानवर की मृत्यु होगी तो हम लोग होमिसाइड की बात नहीं करें। और दूसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि होमिसाइड कब होता है, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय द अनदर ह्यूमन बीइंग, यानी कि जब कोई मानव किसी मानव की मृत्यु कारित करता है, व्हेन अ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, देन इट इज कॉल्ड होमिसाइड। आगे है द टर्म होमिसाइड रिफर्स टू द एक्ट ऑफ कॉजिंग और हेस्टनिंग द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। हाउएवर नॉट ऑल होमिसाइड्स आर इलीगल और क्रिमिनल। अब देखिए ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि जनरली मानव वध आपराधिक ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, या मानव वध हुआ है तो वो इलीगल ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम अगर होमिसाइड की बात करें तो ये दो तरीके का हो सकता है, ये लॉफुल होमिसाइड भी हो सकता है और ये अनलॉफुल होमिसाइड भी हो सकता है। ये विधिपूर्ण मानव वध भी हो सकता है और ये विधि विरुद्ध मानव वध भी हो सकता है। अगर हम विधिपूर्ण मानव वध की बात करें तो आपने जो जनरल एक्सेप्शन आईपीसी में पढ़े हैं 76 से लगा करके 106 तक, अगर मामला उन परिस्थितियों का है, अगर उन सर्कमस्टेंसेस का है, अगर जो सर्कमस्टेंसेस 76 से 106 तक बताए गए हैं, जैसे प्राइवेट डिफेंस में आपने किसी की डेथ कॉज कर दी, तो वो भी होमिसाइड है, लेकिन वो कैसा होमिसाइड है, वो लीगल होमिसाइड है,
वो आपका विधिपूर्ण मानव वध है। दूसरा हमारा अनलॉफुल होमिसाइड है। अनलॉफुल होमिसाइड इसका अर्थ है विधि विरुद्ध मानव वध। जो आईपीसी है, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, उसमें जो विधि विरुद्ध मानव वध हैं, जो अनलॉफुल होमिसाइड्स हैं, इन्हीं को पनिशेबल बनाया गया है। और ये कई तरीके के हैं। ये आपका कल्पेबल होमिसाइड भी है, आपका कल्पेबल होमिसाइड है, आपका मर्डर है, डॉवेरी डेथ है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस है। कई तरीके के आपका अनलॉफुल होमिसाइड देखने को मिलेंगे आईपीसी। Lawful homicide are ones that fall under the IPC's chapter on general exceptions and they are hence not penalized. ये बात हो गई हम लोगों की। The homicides that are penalized under the code clearly fall within the category of unlawful homicide. यानी कि ऐसे जो भी आपके होमिसाइड्स हैं जिनको आईपीसी ने पेनलाइज्ड किया है, जिनको आईपीसी ने दंडित किया गया है, वो सारे के सारे जो होमिसाइड्स हैं वो आपके आते हैं अनलॉफुल होमिसाइड्स। तो होमिसाइड, ये जब भी हम हमारा आंसर लिखना शुरू करेंगे या जब भी हम कल्पेबल होमिसाइड पर बात करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर होमिसाइड क्या है। तो सिंपल सा मीनिंग है, होमिस मींस ह्यूमन और सीडो मींस कट, यानी कि लिटरल मीनिंग इसका ये है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, यानी कि जब जब मानव मृत्यु किसी दूसरे मानव के द्वारा की जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमिसाइड। होमिसाइड हमारा दो तरीके का है, ये लॉफुल भी हो सकता है और अनलॉफुल भी हो सकता है। लॉफुल होमिसाइड है तो वो जनरल एक्सेप्शन में जाएगा, यानी कि उसमें आपको सजा नहीं मिलेगी, या ऐसे व्यक्ति को जिसने होमिसाइड लॉफुल होमिसाइड किया है उसको कोई भी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अनलॉफुल होमिसाइड है तो उसके लिए आईपीसी में प्रोविजंस बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें इसको क्या करा गया है, आपका पेनलाइज्ड किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। अब जब हम ये समझ लेंगे कि होमिसाइड क्या है, उसके बाद हम हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, जो हमने इसको सेकंड पार्ट इसका बनाया है वो है क्वेश्चन नंबर, जिसका बी पार्ट है वो है व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि आपराधिक मानववध क्या है। आपराधिक मानववध को की जो आईपीसी है, आपका जो इंडियन पीनल कोड है, उस इंडियन पीनल कोड का एक सेक्शन है और वो सेक्शन है आपका 299। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 299, जो कि बताता है कि आखिर ये कल्पेबल होमिसाइड क्या है, आखिर आपराधिक मानववध क्या है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हम आपराधिक मानववध को नहीं समझेंगे, हम कल्पेबल होमिसाइड को नहीं समझेंगे, तब तक हम मर्डर को नहीं समझ सकते, क्योंकि मर्डर जब जब होगा तब तब कल्पेबल होमिसाइड होगा ही होगा। प्रत्येक प्रकार की हत्या में आपराधिक मानववध होता ही होता है। इसीलिए मर्डर को समझने से पहले, धारा 300 को समझने से पहले, हम जनरली सोसाइटी में सुनते हैं कि उनके ऊपर 302 का मुकदमा लिख गया, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा लिख गया। तो ये जो 302 है, ये जो मर्डर है, इस मर्डर जो हमारा 300 में डिफाइन है, और मर्डर के लिए जो पनिशमेंट है वो किस में दी गई है, आपका 302। और वो 302 उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो सीआरपीसी में जो चार्ज फ्रेम किया जाता है, उसमें चार्ज में हमेशा वही सेक्शन लिखा जाता है जिस सेक्शन में क्या होता है, सजा दी गई होती है। इसीलिए आपने मूवीज में, सोसाइटी में सुना होगा कि उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो गया, या 302 की एफआईआर हो गई। लेकिन ये हम 300 मर्डर को समझें, 302 को समझें, इससे पहले सबसे जरूरी है कि हम कल्पेबल होमिसाइड को समझें। और कल्पेबल होमिसाइड को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा सेक्शन 299 की तरफ, क्योंकि जब तक 299 में जो डेफिनेशन कल्पेबल होमिसाइड की दी गई है उसकी हम वर्डिंग को नहीं समझते हैं, उसकी लैंग्वेज को हम नहीं समझते हैं, तब तक हमारे लिए कल्पेबल होमिसाइड को समझना बड़ा मुश्किल होगा। सेक्शन 299 एंड 300 आईपीसी डील्स विद कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ये दोनों, एक आपराधिक मानववध से और दूसरा हत्या से संबंधित है। कल्पेबल होमिसाइड को जो डिफाइन करने वाला सेक्शन है वो सेक्शन है 299, और 299 जो कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करता है वो कहता है whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offense of culpable homicide. अब अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें
तो इसमें आपको 3 बातें दिखाई देंगी। सबसे पहली बात यह है कि क्या होना चाहिए, अ डेथ मस्ट हैव बीन कॉज्ड, यानी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ कॉज की जानी चाहिए। दूसरी खास बात इसमें आपको दिखाई देगी कि जो डेथ कॉज की जाए वो किससे की जाए, किसी एक्ट के थ्रू, यानी कि कोई कार्य किया जाए किसी मानव के द्वारा जिससे क्या हो कि डेथ कॉज की जाए। और जो इसके बाद की बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अगर हम देखेंगे तो ये मेंटल एलिमेंट की बात शुरू हो जाती है, और जो एक्ट किया जाए वो किस मानसिक स्थिति में किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं जब आप अपराध के आवश्यक तत्व पढ़ रहे थे, एसेंशियल्स पढ़ रहे थे, तो उसमें जो मेंसरिया था, उसमें जो मेंटल एलिमेंट था, ये एक एसेंशियल एलिमेंट था। क्योंकि हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं होता, अपराधी कौन होता है, उसका मन। तो अगर व्यक्ति का मन अपराधी नहीं है तो फिर उसके हम कार्य को दंडित नहीं कर सकते। इसीलिए हमें देखना पड़ेगा इसमें से जो डेफिनेशन है 299 की, इसमें से हमें मेंटल एलिमेंट निकालना पड़ेगा। जो एक्ट किया जा रहा है वो एक्ट किस मना स्थिति के साथ किया जाए, उसमें मेंसरिया कहां से हमें मिलेगी। तो देखिए इसमें पहले कह रहे हैं कि क्या करें, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। पहली बात आपराधिक मानव वध में आप समझ लीजिए, इसमें 2 चीजें। पहली चीज जो इसके एसेंशियल्स की अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, ए पर्सन मस्ट बी डेड। इट मींस किसी पर्सन की मृत्यु हुई हो। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तो हम आपराधिक मानव वध की बात नहीं कर सकते। दूसरा इसका एसेंशियल है, द डेथ मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ अनदर पर्सन। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसमें यह है कि जो डेथ कॉज की जाए वो कैसे कॉज की जाए, बाय द एक्ट ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो और उस कार्य के फलस्वरूप क्या की गई हो, किसी व्यक्ति की जो मृत्यु है, किसी व्यक्ति की जो डेथ है वो कॉज की गई हो। अगर जो डेथ है वो किसी एक्ट का रिजल्ट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कल्पेबल होमिसाइड की बात नहीं चलेगी, क्योंकि सेकेंड एसेंशियल ही सेटिस्फाई नहीं। और तीसरा इसका जो एसेंशियल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, वो मेंटल एलिमेंट की बात कर रहा है। यानी कि अपराध में जो मानसिक तत्व होता है, जो मना स्थिति होती है, जो मेंसरिया होती है, जो आपका तीसरा एलिमेंट है वो किसकी बात कर रहा है, मेंसरिया की बात कर रहा है। वो आपका दुराशय की बात कर रहा है। और वो दुराशय हमें कहां से मिलेगा, तो वो दुराशय ये थर्ड, अगर हम 299 को उसके जो मेंटल एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कहते हैं यहां पर कि जो एक्ट किया जा रहा है, द एक्ट कॉजिंग डेथ मस्ट हैव बीन डन विद, फर्स्ट है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। यानी कि जो कार्य किया गया है अगर वो मृत्यु कारित करने के आशय से ही किया गया है, ठीक है, यानी कि अगर जो डूअर है एक्ट का, उसका इंटेंशन ये है कि हम सामने वाले की डेथ कॉज करें, और वो जो एक्ट या ओमिशन, ठीक है, करता है और उससे सामने वाले की अगर डेथ कॉज होती है, उसका इंटेंशन भी था डेथ कॉज करने का, तो ऐसी कंडीशन में ये मामला क्लियर कट मामला किसका है, कल्पेबल होमिसाइड। अब मान लीजिए फर्स्ट वाला एंड मेंटल एलिमेंट नहीं है, इट मींस उसका जो इंटेंशन है वो डेथ कॉज करने का नहीं। बट सेकेंड कह रहा है कि मस्ट हैव बीन डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। यहां पर देखिए ये जो लाइकली वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान देना। फर्स्ट में तो सीधे सीधे था कि अगर आपका डेथ कॉज करने का इंटेंशन है, आपका आशय है, आपका आशय है कि आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहते हैं, और आपने उसी आशय के साथ में आदमी को, आपका किसी को मारने का मन है, आपने पास पिस्टल है, आपने पिस्टल निकाली और उसको मार डालने के आशय से उसके ऊपर गोली चला दी, आदमी की मृत्यु हो गई, सीधे सीधे ये कल्पेबल होमिसाइड है। इसमें कोई इफ्ट नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंशन आपके काम से दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरा जो इसका पॉइंट है, दूसरा कह रहा है कि आपका इंटेंशन डेथ कॉज करने का नहीं, बट आपका इंटेंशन काहे का है, बॉडीली इंजरी कॉज करने का। आपका इंटेंशन काहे का है, शारीरिक
क्षति कारित करने का। लेकिन वो शारीरिक क्षति कैसी है, वो बॉडीली इंजरी कैसी है, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी कि उससे मृत्यु होने की संभावना है, उससे मृत्यु होना क्या है, संभाव्य है। यानी कि आपका आशय डेथ कॉज करने का नहीं है, लेकिन आपका आशय काहे का है, बॉडीली इंजरी को कॉज करने का, शारीरिक क्षति को कारित करने का। लेकिन कैसी शारीरिक क्षति, तो ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना क्या है, संभाव्य है। यानी कि आप कोई काम करने जाते हैं और उस काम को करते टाइम भले ही आपका आशय किसी को मारने का नहीं है, आपका इंटेंशन किसी की डेथ कॉज करने का नहीं है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो काम ऐसा है कि उस काम में ये संभावना छुपी रहती है कि उससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। सपोज दैट, एक एग्जांपल से इस बात को हम समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी के सर पर लाठी से एक हमला किया और मिस्टर बी के सर पर लाठी लगी। मिस्टर ए का कहना है कि उनको बी को मार डालने का कोई आशय नहीं था, वो बी को केवल चोट पहुंचाना चाह रहे थे और चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या करा, मिस्टर बी के सर पे लाठी मारी। अब जो लाठी मिस्टर ए ने मिस्टर बी के सर पर मारी, सपोज दैट वो लाठी उन्होंने इतनी तेज मारी और ऐसी जगह पर मारी जिससे जनरली जब चोट लगती है सर पर उस जगह पर तो कभी कभी आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। इट मींस कहने का मतलब है कि उसमें एक संभावना मृत्यु होने की छुपी रहती है, क्योंकि जो सर है वो शरीर का एक नाजुक हिस्सा है और जब आप उस पर लाठी से वार करेंगे तो कहीं ना कहीं ये संभावना रहती है कि आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में अगर मिस्टर बी की डेथ हो जाती है, अगर मिस्टर बी की मृत्यु हो जाती है ऐसी स्थिति में, तो मिस्टर ए यहां पर यह बचाव नहीं ले सकते कि हमारा मामला हर्ट या ग्रीवियस हर्ट में आए, क्योंकि हम केवल चोट पहुंचाना चाह रहे थे, हम केवल शारीरिक क्षति पहुंचाना चाह रहे थे, हमारा साहब मार डालने का कोई आशय नहीं था। तो ये बचाव इनको नहीं लेना दिया जाएगा, क्योंकि ये जो बॉडीली इंजरी कॉज करना चाहते थे, जो इनका आशय था, उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना थी। वो इंजरी ऐसी थी, ठीक है, जिससे मृत्यु हो सकती थी। तो ऐसी स्थिति में जो मिस्टर ए का एक्ट होगा ये क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड ही होगा। ये इनका हर्ट या ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा, क्योंकि जो क्षति ये पहुंचाना चाह रहे थे, जो बॉडीली इंजरी ये कॉज करना चाह रहे थे, उसमें क्या था, ये पॉसिबिलिटी थी कि आदमी की डेथ हो सकती है। तो इसमें दो चीजें, पहला इसके एसेंशियल पे बात करी हम लोगों ने कि क्या था कि इंटेंशन होना चाहिए डेथ कॉज करने का, तो वो सिंपल है, अगर आशय है आपका मारने का, नो डाउट ये कल्पेबल होमिसाइड। फिर सेकंड, अगर इंटेंशन आपका बॉडीली इंजरी कॉज करने का है, लेकिन जैसा कि अभी बताया कि इंजरी ऐसी है जिससे मृत्यु हो जाना क्या है, संभाव्य है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका मामला भी कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। तीसरा है विद द नॉलेज दैट सच एन एक्ट with the knowledge that such an act is likely to cause death। अब देखिए तीसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए फर्स्ट जो दो पार्ट थे इनमें कहीं ना कहीं क्या था, इंटेंशन आपको दिखाई दे रहा था। फर्स्ट में जो इंटेंशन था वो डेथ कॉज करने का था, सेकंड में जो इंटेंशन था वो बॉडीली इंजरी कॉज करने का था। और कैसी बॉडीली इंजरी, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे क्या होता है, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे मृत्यु होने की क्या थी, संभावना थी। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई चांस था कि जो इंजरी आप दे रहे हो उससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन थर्ड वाले पॉइंट पर जब आप ध्यान देंगे,
ठीक है, तो यहां पर है विद द नॉलेज दैट सच एन एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी कि जो डूअर है, जो ऑफेंडर है, जो काम कर रहा है, उसको नॉलेज है, उसको इंटेंशन उसमें कोई नहीं, उसको नॉलेज है कि वो जो कार्य कर रहा है, वो जो कृत्य कर रहा है, वो कृत्य इतना गंभीर है, वो कृत्य ऐसा है जिससे किसी आदमी की मृत्यु होने की संभावना है। इट मींस उसका आशय नहीं है किसी को चोट पहुंचाने का, उसका आशय नहीं है किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का, उसका कोई इंटेंशन नहीं है किसी की डेथ कॉज करने का, उसका कोई इंटेंशन नहीं है किसी को बॉडीली इंजरी कॉज करने का, बट जो वो काम कर रहा है, वो काम इतना खतरनाक है कि उससे क्या है, कहीं ना कहीं मृत्यु होने की संभावना बनी हुई है। सपोज दैट आप रोड पर खड़े होकर के और आप निशानेबाजी करते हो, आप रोड के इस तरफ खड़े हो, बीच में रोड ऐसी है जो चल रही है, जिससे लोग गुजर रहे हैं कभी कभी, और वहां पर खड़े होकर के और आप रोड के उस तरफ कहते हो कि हम क्या करेंगे, बंदूक से निशानेबाजी करेंगे और सामने हम किसी डाल पर, किसी पेड़ पर, किसी पक्षी पर निशाना लगा देंगे, और सपोज दैट आप गोली चलाते हो और गोली रोड से गुजरने वाले, रास्ते से गुजरने वाले किसी राहगीर के लग जाती है, किसी रास्ते से गुजरने वाले आदमी के लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप वो जो जिस आदमी के गोली लगी है, ना तो आपका इंटेंशन है उसको चोट पहुंचाने का, ना आपका इंटेंशन है उसकी डेथ कॉज करने का, लेकिन आपका काम ऐसा है, जब आप जानते हो कि एक सड़क ऐसी है जिस पर से लोग कभी कभी गुजर जाते हैं, जिस पर से लोग गुजर रहे हैं, और आप उस रोड से गुजरते टाइम आप वहां पर गोली चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो काम था वो खतरनाक था, और आप में उसमें कहीं ना कहीं ये संभावना छुपी थी कि अगर गोली बाई चांस किसी और को लग गई तो आदमी की क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। तो तीन बातें इसमें ध्यान रखिएगा जो मेंटल एलिमेंट पर है। पहला कि अगर आपका डेथ कॉज करने का इंटेंशन है तो ये कल्पेबल होमिसाइड है। आपका डेथ कॉज करने का इंटेंशन नहीं है, बट आपका बॉडली इंजरी कॉज करने का इंटेंशन है, और बॉडली इंजरी ऐसी जिससे क्या हो, मृत्यु होने की संभावना हो। यहां पर वर्ड लिखा है एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। और तीसरा है आपका इंटेंशन नहीं है, बट आपको नॉलेज है कि आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, यानी कि आपको ना तो इंटेंशन है किसी को चोट पहुंचाने का और ना ही इंटेंशन है आपको किसी की डेथ कॉज करने का, बट आपको ये नॉलेज है, ये ज्ञान है जो काम आप कर रहे हो कि हो सकता है बाई चांस इससे किसी की मृत्यु भी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर किसी पर्सन की डेथ कॉज होती है तो ये थर्ड कंडीशन में भी ये क्या कहलाएगा, कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है बात। अब इसके बाद कुछ इसमें इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहला केस जो इसमें है वो है नरसिंह चालान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, 1997 का ये केस है। इस केस में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो कल्पेबल होमिसाइड है ये एक जीनस है। इट मींस ये एक क्या है, मुख्य अपराध है, और मर्डर क्या है, उसकी एक स्पेशी है, यानी कि उसकी एक प्रजाति है, उसका एक प्रकार है। ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट विस वर्स। इट मींस जितने भी कल्पेबल होमिसाइड होते हैं उनमें क्या होता है, जितने भी मर्डर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कल्पेबल होमिसाइड होता ही होता है, किंतु ये बात उल्टे तरीके से सही नहीं है। इट मींस जितने भी मर्डर हैं उनमें कल्पेबल होमिसाइड होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो। ये बात कही गई किसमें, नरसिंह चालान के केस में। उसके बाद विरसा सिंह का जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ये मामला है 1958 का। इसमें जो कोर्ट ने डिसीजन लिया, कोर्ट ने कहा कि देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंजरीज इन्फ्लिक्टेड ऑन द डिसीज्ड। इस केस में कोर्ट का कहना यह था कि जो मृत्यु हुई हो किसी व्यक्ति की और जो ऑफेंडर है उसने जो इंजरी दी, उनका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, यानी कि जो चोटें पहुंचाई गई हैं डिसीज्ड को, मृतक को, उन चोटों का परिणाम ही मृत्यु होना चाहिए। अगर मृत्यु किसी अन्य कारण से होती है, यानी कि जो ऑफेंडर ने जो चोट पहुंचाई है उसकी वजह से डेथ नहीं होती है, उसका कारण कोई और है, तो ऐसी कंडीशन में कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे आपने किसी के, सपोज दैट आपने एक झापड़ मारा, और झापड़ आपने मारा तो आपका इंटेंशन काहे का है, केवल उसको चोट पहुंचाने का, और बहुत ज्यादा झापड़ मारा, ये मामला हो गया हर्ट का।
लेकिन आपने झापड़ मारा और झापड़ मारा बाई चांस की बात थी, उसी समय उस पर्सन का पैर लड़खड़ाया और वो गिरा, और गिरने में वो किसी ऐसी जगह पर गिरा जहां पर उसके सर पर एक चोट लग गई और उस हेड इंजरी की वजह से क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो विरसा सिंह का केस यही कह रहा है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर ये कल्पेबल होमिसाइड का मामला नहीं है, क्योंकि जो इंजरी आपने दी है, जो इंजरी डिसीज को दी है अफेंडर ने, उसकी वजह से क्या हुआ है, मृत्यु नहीं हुई है, वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, प्रत्यक्ष परिणाम चोट का नहीं है। इस वजह से ऐसे मामले में कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जब भी कल्पेबल होमिसाइड हो तो जो डिसीज्ड है, डिसीज्ड की जो मृत्यु हुई है, जो डेथ उसकी हुई है, वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए जो इंजरी उसको दी गई, यानी कि क्षति का प्रत्यक्ष परिणाम मृत्यु होगी, तभी कल्पेबल होमिसाइड की बात चलेगी, अदरवाइज नहीं। जोगिंदर सिंह का केस एक और इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस है जोगिंदर सिंह का, और ये भी बड़ा लीडिंग केस है कल्पेबल होमिसाइड के मामले में। और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था ये कि एक व्यक्ति था, वो खड़ा हुआ था, गांव के कुछ लोगों से उसकी दुश्मनी होगी, और जब उसने उन लोगों को जिनसे उसकी दुश्मनी रही होगी, जब उसने उनको अपनी तरफ आते हुए देखा और उनके हाथ में हथियार देखा, तो ये क्या हुआ, अपने आप भाग खड़ा हुआ डर करके, और ये डर करके भागा और जाकर के एक कुएं में कूद गया, और ये कुएं में कूदा, और कुएं में कूदने से क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई पानी में डूबकर। अब मामला ये फंसा कि ये मामला कल्पेबल होमिसाइड का है या कल्पेबल होमिसाइड का नहीं, क्योंकि जो लोग इसके दुश्मन थे, जिनसे इसकी दुश्मनी थी गांव में, वो इसकी तरफ आ रहे थे, उनके पास हथियार थे, लेकिन उन्होंने अपने एंड से कोई भी काम नहीं किया था। ना तो उन्होंने इसको गालियां दी, ना इन्होंने उसको ना उन्होंने इसको डराया, ना उन्होंने ये कहा कि आज हम तुम्हें मार देंगे। ये अपने आप ही इसने क्या करा, इसके मन में एक ये लगा कि ये हमारे दुश्मन है और ये हमारी तरफ आ रहे हैं, हथियार इनके पास हैं, तो हो सकता है ये हमें क्या करे, मार डाले। और उस बात को सोच करके ये भागा और भाग करके कुएं में कूद गया, और कुएं में कूदने से इसकी मृत्यु हो गई। कोर्ट ने कहा यह मामला कल्पेबल होमिसाइड का नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी एक्ट, क्योंकि सेकंड एसेंशियल हमारा क्या कह रहा है कि एक्ट होना चाहिए, और यहां पर कोई भी एक्ट उन्होंने ऐसा नहीं किया जिस एक्ट की वजह से इसको इंजरी हुई हो। इसने अपने आप मन में कुछ स्थितियां सोची और उन स्थितियों से डर करके ये भाग खड़ा हुआ। यहां पर कोर्ट ने कहा ये कल्पेबल होमिसाइड का मामला नहीं है। कोर्ट का कहना था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर हैज टू बी अ प्रॉक्सिमेट कॉजल लिंक, कोई समीप्य कारण होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कोई नजदीकी घटना घटी हो, ठीक है, अपराधियों की ओर से, अभियुक्तों की ओर से, जिसका परिणाम मृत्यु हो, जो मृत्यु में जो क्षति दी हो वो मृत्यु में तब्दील हुई हो। यहां पर इन लोगों ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिससे कोई लिंक स्टेब्लिश हो पाता डेथ और एक्ट के बीच में, यानी कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया था और ये अपने आप कुएं में कूदने की वजह से क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉक्सिमेट कॉजल लिंक जो डेथ और एक्ट था उसके बीच में स्टेब्लिश नहीं हो पाया, और दैट्स व्हाई कोर्ट ने इसको कल्पेबल होमिसाइड का मामला नहीं। ठीक है, बात आगे की ओर चलते हैं। अब जब हम कल्पेबल होमिसाइड को समझ लेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है, कल्पेबल होमिसाइड सिंपल सी बात, उसके एसेंशियल 3 हैं। पहला, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, पर्सन मस्ट हैव बीन डेड। दूसरा, डेथ जो हुई हो वो किससे हुई हो, किसी एक्ट से। और तीसरा है, जो एक्ट क्या कॉज किया गया हो वो कैसे किया गया हो। वो 3 स्थितियां हो सकती हैं, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, with the intention of causing bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that the doer by such an act is likely to cause death। doer ये जानता है, ठीक है, जो हमारा थर्ड पार्ट था कि वो क्या है, कि वो जो काम करने जा रहा है उससे क्या कर सकता है, वो मृत्यु कारित कर सकता है, तभी आपराधिक मानववध ये कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस होगा। और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि मर्डर पर बात शुरू करें, इसके लिए जरूरी है कि हम कल्पेबल होमिसाइड को समझें। और जैसा कि अभी नर सिंह के केस में कहा भी गया कि इन एवरी मर्डर देयर इज कल्पेबल होमिसाइड, प्रत्येक प्रकार के मर्डर में कल्पेबल होमिसाइड होता है। ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि प्रत्येक प्रकार के हत्या में आपराधिक मानववध होता ही होता है। तो हत्या से समझने से पहले हमें आपराधिक मानववध को समझना था, और आपराधिक मानववध अगर अब हम अच्छे से समझ गए हैं तो निश्चित ही हम मर्डर को समझ पाएंगे कि मर्डर आखिर क्या है।
जो हमारा मर्डर है ये किसमें डिफाइन है? सेक्शन 300। आईपीसी का सेक्शन 300 है जिसमें क्या करा गया है? मर्डर को डिफाइन किया। सेक्शन 300 जो कहता है, इसके ओपनिंग वर्ड है, अंडर द सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। सर्टेन एक्सेप्शंस इसके हैं, लिखा है सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। इट मींस यहां पर 300 के बाद में कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी हैं, कुछ अपवादिक परिस्थितियां दी गई हैं जिनमें जो हमारा कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर नहीं होता। हालांकि उन एक्सेप्शंस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग उन स्थितियों के बारे में बात करेंगे जो ये पार्ट लिखा है कि कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। यानी कि ये जो 4 स्थितियां हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये वो 4 कंडीशंस हैं जिसमें क्या होता है? कल्पेबल होमिसाइड अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मर्डर। यानी कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो अगर 300 में बताई जाने वाली इन 4 स्थितियों में किया जा रहा है, इन 4 सर्कमस्टेंसेस में हो रहा है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं रहता, वो कल्पेबल होमिसाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मर्डर में। और जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, हर मर्डर में कल्पेबल होमिसाइड होगा भी, और वो बात यहां से भी हमें दिख रही है कि लिखा है कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। यानी कि कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है, बस अगर वो इन 4 स्थितियों में किया जाता है। ये कल्पेबल होमिसाइड के आप इसको एग्रावेटेड फॉर्म भी बोल सकते हैं। और अगर वो इन एक्सेप्शनल, ये 5 एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं, अगर इन 5 एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में किया जाता है तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। एक्सेप्शंस पर बात अभी हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो करेंगे कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। तो पहली कंडीशन है, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। अभी हम लोग जब 299 पढ़ रहे थे तो वहां पर जो फर्स्ट एसेंशियल था, जो थर्ड पार्ट में फर्स्ट एसेंशियल था, वो सीधे सीधे कह रहा था कि इफ द डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इट मींस अगर कहीं पर कोई कल्पेबल होमिसाइड किया गया है और वो डेथ कॉज करने के इंटेंशन के साथ ही किया गया है, तो वहां पर कल्पेबल होमिसाइड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मर्डर में। तो पहली कंडीशन है, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर कोई आशय पूर्वक किसी की मृत्यु कारित करता है तो वो आपराधिक मानव वध में आएगा, और वो आपराधिक मानव वध क्या है? हत्या है। दूसरा है, if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। देखिए, अभी जब हम लोग 299 की बात कर रहे थे तो वहां पर भी बॉडली इंजरी की बात हुई थी, और 300 का जो सेकेंड पार्ट है ये भी क्या है? बॉडली इंजरी की ही बात कर रहा है। लेकिन वो बॉडली इंजरी कैसी थी? एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे मृत्यु होने की क्या थी? संभावना मात्र थी। यहां पर जो इंजरी है ये थोड़ी सी स्पेसिफिक इंजरी है, क्योंकि यहां पर जो खास बात है वो आप देखेंगे कि यहां पर इंटेंशन तो बॉडली इंजरी कॉज करने का है, लेकिन जिस इंजरी को ऑफेंडर कॉज करना चाह रहा है, उस इंजरी को या जिस पर्सन को ऑफेंडर कॉज करना चाह रहा है, उस पर्सन के बारे में क्या है? जो ऑफेंडर है उसको ये जानकारी है कि हम जिस आदमी को चोट पहुंचाने जा रहे हैं उस आदमी की हो सकता है कि इस जो हमारा एक्ट है, जो हमारी इंजरी है, इस इंजरी से क्या हो? उसकी डेथ हो जाए। यानी कि एक आपने जनरल किसी को इंजरी पहुंचाई और वो इंजरी ऐसी है जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, वो कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन आप जानते थे कि किसी आदमी के सर में चोट है, आपको पहले से पता था, और फिर आपने जाकर के उसी आदमी के सर पर लाठी मारी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वो मामला फिर 299 तक नहीं रहेगा, वो मामला किस में आ जाएगा? 300 में, और वो मामला किसका बनेगा? मर्डर का। क्योंकि यहां पर पर्सन स्पेसिफिक है, आप जानते हैं उसके बारे में कि अगर हमने जनरली हो सकता है किसी और को हम वो इंजरी दें तो वो क्या हो? उसकी मृत्यु ना हो।
लेकिन आप जानते हैं उस आदमी के बारे में कि अगर हमने इस आदमी को इंजरी पहुंचाई तो चांसेस ये ज्यादा हैं कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए ये सेकंड पार्ट में मामला आएगा 300 के, और फिर ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, ये क्या है? तीसरा मामला भी बॉडीली इंजरी से रिलेटेड है। तीसरे मामले में भी आप देखें, यहां पर जो इंटेंशन है वो डेथ कॉज करने का नहीं है, वो इंटेंशन है कॉजिंग बॉडीली इंजरी। कह रहे हैं कि इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट। अब देखिए खास बात यहां पर क्या है, यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है सफिशिएंट, यानी कि पर्याप्त है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। यानी कि जो इंजरी है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए अगर सफिशिएंट है, पर्याप्त है, तो भले ही आपका इंटेंशन बॉडीली इंजरी कॉज करने का हो, ठीक है, उसके बाद भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंजरी ऐसी है जो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ ऑफ एनी पर्सन, देन इट इज ऑल्सो मर्डर। ये भी क्या है? एक मर्डर। आप किसी के ऊपर तलवार से वार करते हो, आप उसकी गर्दन पर तलवार से वार करते हो और आप कहते हो कि साहब हमारा जो इंटेंशन था वो केवल बॉडीली इंजरी कॉज करने का था, ठीक है, तो ये बात आपकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अगर आप तलवार से किसी की गर्दन पर वार करोगे तो आदमी मरेगा ही, उस बचेगा नहीं। वो इंजरी अपने आप में क्या है? प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। आप किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए उसके पेट में चाकू मार देते हो, आदमी मर जाता है, और आप कहते हो कि साहब हमारा बॉडीली इंजरी कॉज करने का इंटेंशन था, हमारा इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, तो आपकी ये बात सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि बॉडीली इंजरी को कॉज करने का आपका इंटेंशन भले ही हो, लेकिन आप जो बॉडीली इंजरी कॉज करना चाह रहे हो वो इंजरी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर सफिशिएंट है किसी भी पर्सन की डेथ कॉज करने के लिए। और मामला अगर थर्ड कंडीशन में आता है, यानी कि अगर आपकी इंजरी कैसी है? सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, देन इट इज ऑल्सो मर्डर। और लास्ट पार्ट जो है ये नॉलेज की बात कर रहा है, जैसा 299 का थर्ड पार्ट था कि आपका जो कार्य है उसमें आपका इंटेंशन कोई नहीं, ना तो आप किसी को बॉडीली इंजरी कॉज करना चाह रहे हो और ना ही आप क्या करना चाह रहे हो, किसी की डेथ कॉज करने का कोई इंटेंशन है आपका, लेकिन आपका काम ऐसा है जो इतना गंभीर है कि उससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो ही सकती है। लिखा है कि इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस। देखिए खास बात क्या है यहाँ पर, आपका जो काम है उसके बारे में आपको पता है कि आपका काम कैसा है, सो इमिनेंटली डेंजरस, इतना खतरनाक है, इतना गंभीर प्रकृति का है, दैट इट मस्ट, वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा आप, इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रत्येक स्थिति में पूरी संभावना है, कॉज डेथ और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज। और फिर आपके पास क्या है कि उस कार्य को करने के लिए कोई भी एक्सक्यूज भी नहीं है, या वो जो रिस्क आपने लिया उस रिस्क को, ठीक है, उठाने के पीछे कोई कारण नहीं था, तो भी आपका जो काम होगा वो मर्डर की ही डेफिनेशन में आएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि फोर्थ क्लास कह रहा है कि यहां पर भी नॉलेज की बात है, आपको नॉलेज है अपने काम के बारे में, अपने काम की प्रकृति के बारे में, कि आपकी जो काम की प्रकृति है वो ऐसी है कि इतना खतरनाक है, सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, प्रत्येक संभावना में क्या है कि ये क्या करेगा, किसी की या तो ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करेगा जिससे डेथ हो जाए, या फिर किसी की डेथ ही कॉज कर देगा, तो भी आपका काम क्या है, मर्डर। कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कोई बाजार वाला इलाका है जिसमें 100-200 आदमी खड़े हैं और आप बिना किसी कारण के क्या करते हो, वहां पर फायर चला देते हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका काम ही अपने आप में इतना खतरनाक है कि आदमी की मृत्यु हो जाएगी। आप किसी बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां पर 200-250-500 लोग खड़े हैं और आप वहां पर खड़े होकर के कहते हो कि देखना हम इस बंदूक से, राइफल से अभी फायर करेंगे और फायर किसी को भी नहीं छुएगा और देखना सामने वाले किसी स्थान पर जाकर के लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में जब 100 लोगों के बीच में आप गोली चलाओगे तो पूरी संभावना है कि 100 लोगों के बीच में वो किसी ना किसी को लग ही जाएगा। आपका काम इतनी गंभीर प्रकृति का है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट मस्ट कॉज डेथ, ये मृत्यु कारित ही करेगा, ठीक है, देन ये क्या होगा, आपका मर्डर होगा। तो
299 कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है, 300 मर्डर की बात करता है, और 299 में कल्पेबल होमिसाइड जो होगा, ध्यान रखिएगा, जब तक मामला कल्पेबल होमिसाइड का नहीं है तब तक बात मर्डर की नहीं चलेगी, क्योंकि हर मर्डर में कल्पेबल होमिसाइड होता ही होता है। ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड, सारे के सारे हत्याओं में आपराधिक मानववध होता है, लेकिन प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो मर्डर तक पहुंचने की पहली शर्त है कि क्या हो, कल्पेबल होमिसाइड हो। और कल्पेबल होमिसाइड के बाद हम देखेंगे कि क्या है कि अगर वो 300 में जो ये 4 कंडीशन बताई गई हैं, इन 4 सर्कमस्टेंसेस में से कहीं फंस जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड, वो तुरंत मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने इसका टॉपिक बनाया है वो हमारा टॉपिक है कि व्हेन डज कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर, यानी कि ये जो है ये यही एक्सेप्शंस की बात कर रहा है, जो 5 एक्सेप्शन है, यानी कि कुछ अपवादिक परिस्थितियां हैं जिन अपवादिक परिस्थितियों में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट नहीं होता है, भले ही वो इन 4 स्थितियों में भी आ जाए, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, वो मर्डर में कन्वर्ट नहीं होगा। वो अपवादिक स्थितियों में जब मामला आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और वो 300 के नीचे ही 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं जिनमें वो स्थितियां बताई गई। वो स्थितियां कौन कौन सी हैं, तो पहला एक्सेप्शन जो है वो है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन और एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट व्हाइल बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द एबिलिटी ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड इमीडिएट प्रोवोकेशन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब ऑफेंडर को किसी ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया है, यानी कि पहला मामला किसका है, ग्रेव प्रोवोकेशन का है, और ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का है, यानी कि किसी ने आपको कोई ऐसी बात कही, कोई ऐसी बुरी लगने वाली बात कही, कोई आपके परिवार के विषय में, आपके विषय में, जिससे क्या हुआ, आपको अचानक आप प्रवोक हो गए, आपको गुस्सा आ गया, और वो गुस्सा भी ऐसा नहीं, वो गुस्सा ऐसा आया हो जिसमें आप सेल्फ कंट्रोल से बाहर चले गए हो। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी ने गुस्सा दिलाया और आपके ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल है, आप आत्मनियंत्रण में हैं, तो आपको 300 के एक्सेप्शंस का बचाव नहीं मिलेगा। आपको 300 के एक्सेप्शंस का बचाव तभी मिलेगा जब आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में क्या हो, अपने सेल्फ कंट्रोल से बाहर चले गए हो, और क्या हो कि आपका खुद पर नियंत्रण ना रहा हो। इट मींस इतनी ज्यादा किसी ने बुरी लगने वाली बात कही जिससे आपको इतनी तेज गुस्सा आया कि अब आपका क्या है कि स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं बचा, और फिर उस आवेश में, उस गुस्से में आप अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कर देते हो कारित, और वो मृत्यु अगर ऐसी है कि वो 300 में बताई गई कंडीशंस में आती है, यानी कि मामला मर्डर का है, लेकिन वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में यानी कि एक्सेप्शन 1 में आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो जो मामला होगा वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण मर्डर में ना जाकर के किस में चला जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। और यहां पर आपको जो सजा होगी वो 302 में ना मिलकर के सजा किस में मिलेगी, 304 में मिलेगी, और 302 के मुकाबले 304 में कम सजा है। दूसरा है कि ये जो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन भी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, ये एक्सेप्शन भी सब्जेक्ट टू 3 एक्सेप्शंस है, यानी कि इस एक्सेप्शन के 3 प्रोविजो हैं, यानी कि एक्सेप्शन के भी 3 एक्सेप्शन हैं, और उन कंडीशंस में क्या है कि जो आपका कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर बनेगा, और मर्डर बनने के बाद वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आएगा, लेकिन अगर वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के इन 3 एक्सेप्शंस में आ गया तो उसके बाद क्या होगा कि आपका वो फिर से मामला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मर्डर। और वो जो 3 प्रोविजो हैं, पहला प्रोविजो कह रहा है कि द प्रोवोकेशन शुड not have been sought voluntarily by the culprit as a justification for killing or harming anybody। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जिसमें आप सेल्फ कंट्रोल से बाहर हो गए थे, अगर वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किसी और ने नहीं दिया, आप पहले से ही किसी के मन में कोई बुरी भावना रखे हुए थे, आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, और उसके बाद आपको देख करके आपने उसको देखा और उसको देख करके आप क्रोधित हो गए, आपको गुस्सा आ गया, आपको प्रोवोकेशन आ गया, और फिर आपने क्या करा कि उस आदमी को मार दिया, देन आपको इस एक्सेप्शन का बचाव नहीं मिलेगा, और आपका जो मामला है वो मर्डर में ही जाएगा, वो आपका मामला नॉट अमाउंट टू मर्डर का नहीं बनेगा, आपको हत्या के लिए ही दंडित किया जाए।
दूसरा प्रोविजो इसका है कि द प्रोवोकेशन शुड नॉट बी कॉज्ड बाय एन एक्ट कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और बाय अ पब्लिक ऑफिशियल इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स। जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे लोक सेवक हैं, अगर उनके किसी कृत्य से आपको गुस्सा आ जाता है, कहने का मतलब है अगर आपको प्रोवोकेशन आ जाता है और वो प्रोवोकेशन जो आपको आया वो किसी ऐसे काम के कारण आया जो क्या करा जा रहा था, किसी पब्लिक ऑफिशियल अपनी पावर में उसको क्या कर रहा था, लॉफुली एक्सरसाइज कर रहा था। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज दैट आपको कोई गिरफ्तार करने आया और बाई चांस की बात थी कि गिरफ्तार करने आया, आपको पुलिस वाले ने क्या करा, आपका हाथ पकड़ लिया, आपका बाई चांस की बात कॉलर पकड़ लिया और उसमें क्या है कि आप कह रहे हैं कि हमें क्या हुआ, प्रोवोकेशन आ गया। और उस प्रोवोकेशन में आपने क्या करा कि जो इंस्पेक्टर साहब थे, जो पुलिस ऑफिसर था, उसकी क्या करी, डेथ कॉज कर। देन आपको क्या होगा, आप कहें कि साहब मामला ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का है, तो वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बचाव आपको नहीं मिलेगा और आपका मामला मर्डर का ही रहेगा, आपका मामला नॉट अमाउंट टू मर्डर में नहीं जाएगा। और तीसरा जो इसका प्रोविजो है वो कह रहा है द प्रोवोकेशन इज अनरिलेटेड टू एनी एक्शंस टेकन इन एक्सरसाइज ऑफ वंस राइट टू सेल्फ डिफेंस। यानी कि ये प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहा है, जो प्राइवेट डिफेंस 96 से लगा करके और आपका 106 तक दिया गया है। और जब आप हम लोग प्राइवेट डिफेंस को पढ़ेंगे तो देखेंगे प्राइवेट डिफेंस में जो अधिकार है प्राइवेट प्रतिरक्षा का, वो बचाव का अधिकार है, वो आक्रमण का अधिकार नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर अपने अपने बचाव में प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज कर रहा है और आपने पहले उस पर हमला किया है और फिर आपको उसने जब प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज किया, आप कह रहे हैं कि अब हमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ गया, हमें साहब गुस्सा आ गई, तो आपको ये बचाव लेने नहीं दिया जाएगा। और फिर आप कहें कि मामला एक्सेप्शन में आ रहा था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से, तो आपका ये बचाव चलेगा नहीं, क्योंकि दूसरा क्या कर रहा था, सामने वाला अपना सेल्फ डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज कर रहा था। देन जो ऑफेंस होगा वो मर्डर का ही होगा, वो ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का नहीं। तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन है सेक्शन 300 का और इस एक्सेप्शन के 3 प्रोविजो हैं। कहने का मतलब अगर मामला आपका एक्सेप्शन में आया तो आपका बचाव मिलेगा, आपकी जो सजा होगी वो 302 में ना होकर के 304 में होगी। लेकिन अगर फिर से मामला इन 3 में से किसी एक प्रोविजो में फंस गया तो फिर से मामला 304 में आपको सजा ना होकर के सजा 302 में ही होगी, मामला मर्डर का ही बनेगा। आगे चलते हैं। जो हमारा सेकंड एक्सेप्शन है, सेकंड एक्सेप्शन कह रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज in good faith of the right of private defense of person or property exceeds the power given to him by law causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। अब सेकेंड एक्सेप्शन में खास बात देखिए क्या है कि यहां पर भी जो कल्पेबल होमिसाइड होगा वो मर्डर नहीं होगा। अगर क्या है, आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को लॉफुली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपने प्राइवेट डिफेंस को लॉफुली एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस आप जानते हैं कि 2 तरीके का है, एक अगेंस्ट आपको पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि अपने शरीर की प्रतिरक्षा के लिए, और दूसरा प्राइवेट डिफेंस का राइट है आपको अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वहीं पर जब हम देखते हैं, हम जब पढ़ते हैं 96 से लगा करके और हमारा 106 तक, तो हम देखते हैं कि यहां पर क्या करे गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हमारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पर लगाए गए हैं। जैसे 99 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके 100 में ही जैसे दिए गए हैं, जैसे उसमें बताई गई हैं कि वहां पर जो 6 या 7 स्थितियां बताई गई हैं, केवल उन्हीं में आपको ये राइट है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की डेथ कॉज कर दें, बाकी स्थितियों में आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते। तो यहां पर जो सेकंड पॉइंट है ये कह रहा है कि आप क्या कर रहे थे, अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज तो कर रहे थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको एक्सीड कर दिया। यानी कि जो राइट आपको जिस सीमा तक मिला हुआ था आप उससे आगे बढ़ गए। लेकिन आगे भी आप कैसे बढ़ गए, ठीक है, विदाउट प्रीमेडिटेशन, इट मींस बिना किसी पूर्व विचार के। अगर पहले से ही आपके मन में यह है कि हम प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करेंगे और उस जिस समय हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम एक्सीड करके सामने वाले को मार देंगे, बदला निकाल लेंगे, तो भी आपको ये बचाव नहीं मिलेगा। दूसरा कह रहे हैं कि आपका वहां पर इंटेंशन भी नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा इंजरी कॉज करने का जितनी इंजरी जरूरी थी। यानी कि
बाई मिस्टेक आप ज्यादा एक्सीड कर गए हो, आपने ध्यान ना दिया हो और आप एक्सीड कर रहे हो। जैसे आप इसको एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके घर में कोई ए नाम का चोर घुसता है और उस चोर को क्या करते हो, आप पकड़ लेते हो। अब उस चोर को, जैसे वो भाग रहा था और भागा, तो चोर को चोरी कर रहा है, तो चोरी के अपराध में जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो आपको किसी की डेथ कॉज करने का नहीं है, जब तक कि वो ऐसी कंडीशन में ना किया जाए जिससे आपको इस तरीके का कोई खतरा हो कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है या आपकी डेथ हो सकती है। तो आपको चोरी के अपराध में किसी की जान लेने का अधिकार नहीं। अब आपने चोर को पकड़ा, चोर भाग रहा था, आपने चोर को रोकने के लिए कोई पीछे से ईंट मारी, कोई वो मारा, और वो क्या हुआ कि गिर गया, उसको ग्रीवियस हर्ट हो गया। तो यहां पर आपका जो काम है वो जस्टिफाई हो सकता है, क्योंकि आपका इंटेंशन केवल उसको पकड़ने का था, आपका इंटेंशन अपने राइट को एक्सीड करने का नहीं था, और ना आपका कोई इंटेंशन ऐसा था कि हम जितना नेसेसरी हार्म है उससे ज्यादा पहुंचा दे। तो यहां पर आपको हो सकता है कि ये सेकंड एक्सेप्शन का बचाव मिले। लेकिन आपने एक चोर को पकड़ लिया और पकड़ करके उसको आपने बांध दिया। अब जैसे ही आपने चोर को बांधा और जैसे ही खतरा खत्म होता है, प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म हो जाता है, और फिर आप उसके बाद उसको लाठियों से पीट पीट कर मार डाल रहे हो, तो ये मर्डर ही है। इसमें आपको सेकंड एक्सेप्शन का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटेंशनल आप उसको इंजरी कॉज कर रहे हो जिससे उसकी डेथ हो। तो सेकंड एक्सेप्शन में आप क्या करना है कि सेकंड एक्सेप्शन में आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर रहे हो, और एक्सरसाइज करते टाइम आप उसको एक्सीड करें लॉफुली, तो आपको सेकंड एक्सेप्शन का बचाव मिलेगा। और क्योंकि आपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया है, तो मामला पूरी तरीके से तो नहीं बच सकता, लेकिन आपकी सजा फिर वही बात कम हो जाएगी। जो मर्डर का मामला था वो किस में चला जाएगा, 304, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है। एक्सेप्शन 3 कह रहा है culpable homicide is not murder if the offender, while acting as a public servant or assisting a public servant acting for the benefit of the public justice, exceeds the power granted to him by law and causes the death by doing an act that he in good faith believes to be lawful and necessary for the proper discharge of his duty. तीसरा एक्सेप्शन जो है ये किसको मिला हुआ है, ये पब्लिक सर्वेंट को मिला हुआ है, या ऐसे लोगों को मिला हुआ है जो पब्लिक सर्वेंट की हेल्प कर रहे हैं, उसको सहायता दे रहे हैं। और वो जिस समय क्या कर रहे हैं कि अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, उस समय ड्यूटी को डिस्चार्ज करते टाइम अगर वो अपनी पावर्स को एक्सीड भी कर देते हैं, तो भी क्या होगा, ऐसी कंडीशन में उनका जो एक्ट होगा वो मर्डर नहीं होगा, और वो किसी की डेथ कॉज कर देते हैं तो उनका एक्ट मर्डर नहीं होगा, एक्ट उनका आएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसी तरीके से फोर्थ एक्सेप्शन है जो कह रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंट टू मर्डर if it is committed in the heat of emotion during a sudden conflict and without the offenders taking undue advantage or acting in a cruel manner or unusual manner. ये जो फोर्थ एक्सेप्शन है आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट एक्सेप्शन से मिलता जुलता लगेगा, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग है। ये हीट ऑफ पैशन की बात कर रहा है, यानी कि जब अचानक झगड़ा कहीं पर हो जाए, आप दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और आपस में लड़ते टाइम आपके बीच में गुत्थम गुत्थी हो रही है, आप दोनों एक दूसरे से, ठीक है, उठा के किसी को पटक रहा है, कोई दूसरे को उठा करके फेंक रहा है, और ऐसी कंडीशन में मान लीजिए गुस्से में किसी के हाथ में कोई चीज आ गई और उसने मारा, और एक क्षण के लिए फॉर अ मोमेंट वो गुस्सा आया और उस गुस्से में उसके हाथ में कोई ऐसी चीज आ गई, कोई कांच आ गया, कोई ईंट आ गया, जो उसने दूसरे के सर पे मार दिया या ऐसी जगह पर मार दिया जहां से क्या हुआ, पर्सन की डेथ कॉज हो। देन इस कंडीशन में जो सडन फाइट होती है, इस फाइट में भी क्या है कि जो मामला बनेगा, अब आपने एक रॉन्गफुल एक्ट तो किया ही है, आपने अनलॉफुल होमिसाइड तो किया ही किया, कल्पेबल होमिसाइड का मामला तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्योंकि आपने जो जिस समय किया वो हीट ऑफ पैशन में किया, आपने गुस्से में किया, आप उस मानसिक स्थिति में नहीं थे जो चीजों को सोच समझ सकते, देन ऐसी कंडीशन में आपको बचाव मिल जाएगा और आपका मामला हत्या में ना करके 304 आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है उसमें जाएगा। और लास्ट कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर if the dead individual is beyond the age of 18 years and suffers or risk death with his consent. लास्ट एक्सेप्शन जो है, आखिरी अपवाद आपको उस स्थिति में बचाव दे रहा है जब आपने किसी पर्सन की डेथ कॉज की है और वो पर्सन 18 साल का है और उसने ये रिस्क उठाया कि आप क्या करो, उसको मार दो। जैसे सपोज दैट आप दो लोग हैं और दोनों लोग क्या है 18 साल से ऊपर के, और आप लोगों में शर्त लग गई, आप कह रहे हैं कि तुम पहले ऐसा करो, हमारे घूंसा मारो, हम तुम्हारे घूंसा मारे, देखते हैं कौन बचता है कौन मरता है।
अब ऐसी कंडीशन में अगर पर्सन 18 साल से ऊपर का है और सामने वाले ने मान लीजिए कोई ऐसी जगह पर उसके प्रहार कर दिया, ऐसी जगह पर उसके हमला किया जहां से क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, तो इस कंडीशन में भी मामला मर्डर का नहीं बनेगा, ये मामला कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का बनेगा, क्योंकि उस पर्सन ने अपनी कंसेंट दी थी और पर्सन 18 साल से ऊपर का था और उसने ये रिस्क उठाना तय किया था कि अगर तुम हमें मार दो तो कोई बात नहीं। देन ये मामला किसका बनेगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस पर्सन की डेथ कॉज हुई हो उसकी एज 18 ईयर्स की हो और उसने क्या हो, 18 ईयर्स या अब 18 ईयर्स हो और उसने अपनी कंसेंट दी हो। अगर एज 18 ईयर्स की नहीं है, इट मींस कोई 16 साल का बच्चा कहता है कि आप हमारे गोली मारे और हम मरेंगे नहीं, आप गोली मारते हैं और वो मर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये मर्डर ही है, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं। तो ये 300 के 5 एक्सेप्शन है। इन एक्सेप्शन में क्या है कि कल्पेबल होमिसाइड भी होगा, फिर मर्डर भी होगा, लेकिन इन 5 एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आने की वजह से क्या होगा, वो मर्डर जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसके बाद जो हमारा पांचवा क्वेश्चन इसमें जो है, जो पांचवा टॉपिक है, वो है व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर आईपीसी फॉर कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। यानी कि आपको जब आप अपना क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो आपको फिर एक हेडिंग जो डालनी होगी वो किससे रिलेटेड डालनी होगी कि आखिर इन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में जो सजा है वो सजा कितनी है। तो अभी हमने आपको बताया कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए जो सजा है वो सजा मिलती है 304 में और मर्डर के लिए जो सजा मिलती है वो सजा मिलती है किसमें, 302 में। 302 में तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। 302 में तो सिंपली लिखा है कि अगर आप क्या करते हो, किसी भी पर्सन की डेथ कॉज करते हो, ठीक है, तो जो सजा होगी वो या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा या फिर डेथ पेनल्टी। लेकिन जो 304 है, ये 304 जो है ये दो पार्ट में है। 304 का जो फर्स्ट पार्ट है, according to section 304, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death or of causing such bodily injury as is likely to cause death, then the punishment is imprisonment for life or imprisonment of either description for a term 10 years, ठीक है, which may extend to 10 years। यानी कि जो दो कंडीशन हमने पहले बताई थी जिसमें इंटेंशन था या तो डेथ कॉज करने का या इंटेंशन था बॉडली इंजरी को कॉज करने का, लेकिन जो थर्ड पार्ट था जिसमें नॉलेज की बात की जा रही थी, उसमें जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो इस फर्स्ट पार्ट में नहीं दिया जाएगा, वो इस सेकंड पार्ट में दिया जाएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में लिखा है कि विद द नॉलेज। और यहां पर आप सजा में अंतर देखेंगे तो यहां पर जो सजा है वो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक दिया जा सकता है। लेकिन जब आप सेकंड पार्ट में जाएंगे, यानी कि जो नॉलेज वाला क्लॉज था थर्ड, जिसमें केवल नॉलेज थी, कोई इंटेंशन नहीं था, जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो सजा मैक्सिमम कितनी दी जा सकती है, ओनली 10 years। तो ये अंतर यहां पर दोनों में आए, ठीक है। और 302 की अगर हम बात करेंगे तो 302 में जो सजा है वो सजा कितनी है, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट और या फिर डेथ पेनल्टी। वहां पर दो ही सजाएं हैं 302 में, या तो आपको मृत्युदंड मिलेगा या आजीवन कारावास मिलेगा। अब पनिशमेंट फॉर मर्डर, जैसा कि अभी बताया कि वहां पर दो ही सजा है। अगर मामला 300 में 4 कंडीशंस में आ जाता है, उन 4 कंडीशन में आने पर क्या होगा कि या तो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगा और या फिर डेथ पेनल्टी मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कब इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाए और कब डेथ पेनल्टी दी जाए। तो 302 में ये देखना था कि कब लाइफ इंप्रिजनमेंट, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन था कि आखिर कब हम आजीवन कारावास दें और कब हम मृत्युदंड दे दें, और किसी भी तरीके का कोई भी, ठीक है, हमारे पास गाइडलाइन नहीं थी कि हम कैसे डिसाइड करें। तो एक केस होता है वचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इसमें कहा जाता है कि डेथ पेनल्टी केवल हमें किसमें देनी चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। जो विरलतम में विरल मामले हो उनमें ही क्या कर सकते हैं, मृत्युदंड दे सकते हैं। तो अगर कहा जाए कि आज की डेट पर जो कानून है वो कानून ये है कि 302 में जनरली आजीवन कारावास दिया जाता है, और जो मृत्युदंड है, जो डेथ पेनाल्टी है, वो 302 में या मर्डर में अपवादिक मामलों में दी जाती है। और वो अपवादिक मामले कौन से, तो वो मामले वो हैं जो वचन सिंह में बताए गए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस।
दूसरा इसमें एक और केस बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो केस है मच्छी सिंह का। ये मच्छी सिंह के केस में क्या करा गया, कोर्ट ने वो स्थितियां बताई, वो कंडीशंस बताई जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, जिनमें क्या हो कि मृत्युदंड देना कैसा है आपका न्यायोचित होगा, जस्टिफाइड होगा। कोर्ट का कहना था कि पहला ऐसा है कि अगर हत्या का जो तरीका है वो बड़ा ही क्रूर है, ब्रूटल मैनर में क्या करी गई है, डेथ कॉज की गई है, ठीक है, या अप्रिय तरीके से किसी की मृत्यु का उसकी डेथ कॉज की गई है। सपोज दैट आपने किसी को चाकू से काट डाला, 10-20 बार चाकू से उसे गोद डाला, आपने उसको टुकड़े कर दिए बॉडी के, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डेथ पेनल्टी देना बिल्कुल ठीक होगा। दूसरा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम इज अ लार्ज स्केल विच मींस कॉजिंग मल्टीपल डेथ्स। इट मींस जेनोसाइड की बात है, आपने एक साथ 10-5 लोगों को मार दिया, एक साथ आपने 10 लोगों की गर्दन काट दी, एक साथ आपने कई 6-7 लोगों को गोली मार दी, तो वहां पर भी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। फिर है कि when death is caused because of the caste and creed of the person, तो अगर किसी व्यक्ति को आपने केवल इसलिए मार दिया कि वो किसी विशेष जाति या किसी विशेष वंश का है, यानी कि जाति के आधार पर आपने किसी की हत्या कर दी, तो भी आपको क्या होगा, डेथ पेनल्टी मिलेगी। when the motive of the accused were cruelty, जैसा कि साइकोपैथ के साथ होता है कि उन्हें आदमी का खून देख करके मजा आता है, किसी की गर्दन काट देते हैं, फिर उसका खून निकालते हैं, किसी के पैर काट दिए, फिर किसी की गर्दन काटी, किसी के हाथ काटे। तो जब जो हत्या का मुख्य प्रयोजन है वो क्या है, क्रूरता है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, मृत्युदंड देना बिल्कुल न्यायोचित है, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, उनके लिए एक ही दंड उपयुक्त है और वो है मृत्यु दंड। अब लास्ट टॉपिक, ये कई बार आपसे एग्जाम में कई बार क्या लगभग हर बार पूछा ही जाएगा कि आप क्या करें, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में अंतर करें। तो सबसे लास्ट में जब आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे तो आप क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, आप आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर करेंगे। और कोर्ट ने पहली बार जिस मामले में अंतर किया था, बड़ा लीडिंग केस है, आप याद रखिएगा इसको, कई बार आपसे पूछा जाएगा, आर वर्सेस गोविंदा का मामला था और इसमें जस्टिस मेलविल थे। जस्टिस मेलविल ने क्या करा था, आर वर्सेस गोविंदा के केस में पहली बार कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में अंतर किया था। इसके बाद एक केस आता है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था कि एक टेबल बना करके और दोनों में जो की पॉइंट्स हैं उन की पॉइंट के बेसिस पे दोनों ने क्या करा था, डिफरेंस किया था। ये जो अंतर है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में आप देख सकते हैं, सबसे पहला है अ पर्सन कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड इफ द एक्ट बाय व्हिच द डेथ इज कॉज्ड इज डन। ठीक है, तो ये कंडीशन है जहां पर क्या होगा, आपका कल्पेबल होमिसाइड होगा, और ये कंडीशन है जहां पर क्या होगा, मर्डर। ठीक है, तो पहली कंडीशन है विद द इंटेंट टू कॉज डेथ और विद द इंटेंशन टू कॉज फिजिकल डैमेज दैट इज लाइकली टू रिजल्ट इन डेथ। तो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पर दोनों में एक खास बात है, और वो खास बात क्या है, इंटेंशन की। यहां पर आशय है, और आशय या तो मृत्यु कारित करने का है, डेथ कॉज करने का है, या फिर आशय काहे का है, आपका बॉडीली इंजरी कॉज करने का है, कोई फिजिकल डैमेज कॉज करने का है जिससे मृत्यु होने की संभावना। और अगर हम यहां पर इंटेंशन के पॉइंट पर अंतर करेंगे तो यहां पर हमने आपको बताया था कि यहां पर क्या है, जो इंजरी है वो इंजरी कैसी है, स्पेसिफिक है, उसके बारे में आदमी जानता है कि जिस पर्सन को हम वो इंजरी कॉज करने वाले हैं उस पर्सन की इससे क्या होगी, डेथ हो ही जाएगी, भले ही जनरली किसी आदमी की हो या ना हो। जैसे यहां पर आपने किसी के सर पर लाठी मारी तो आपका भले ही इंजरी कॉज करने का इंटेंशन हो, लेकिन क्या है, उससे मृत्यु होने की संभावना, इसलिए वो कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन एक आदमी के सर पर पहले से चोट है और आप ये बात जान रहे हो, और फिर आपने जानते हुए जाकर के उसके सर पर ही लाठी मारी, देन इट इज मर्डर, क्योंकि आपको पता है उसके सर पर चोट ऑलरेडी लगी हुई। दूसरा इसमें क्या है, क्योंकि इंटेंशन पे इसमें यहां पर 2 पॉइंट, और इसमें भी यहां पर इंटेंशन पर दूसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है कि और विद द इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट बॉडीली डैमेज और एनी पर्सन एंड द फिजिकल इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फेक्टेड इज सफिशिएंट टू कॉज इन डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, तो अगर क्या है, दूसरा जो इंजरी है वो कैसी की गई है, आपका इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, यानी कि हमने आपको बताया था कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में जो चोट पहुंचाई गई है वो पर्याप्त है किसी की भी मृत्यु कारित करने के लिए, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, मामला ये मर्डर का बनेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि अगर क्या है, आपने किसी की डेथ कॉज करने के इंटेंशन के साथ डेथ कॉज की है तो वो क्या होगा, सीधे सीधे आकर के यहां पर मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि मर्डर में भी पहला पॉइंट जो है इंटेंशन का। लेकिन जब इंटेंशन आपका बॉडीली इंजरी कॉज करने का है तो यहां पर 2 पॉइंट है। ठीक है, यहां पर सिंगल पॉइंट है कि आप बॉडीली इंजरी कॉज करने जा रहे हो, और बॉडीली इंजरी कैसी, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ।
देन इट इज कल्पेबल होमिसाइड। और यहां पर जो बॉडली इंजरी है ये दो तरीके की है। पहली वो बॉडली इंजरी जिसमें आप जानते हो विक्टिम के बारे में कि उसके किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट पर पहले से चोट है और फिर आप उसको क्या करते हो, इंजरी इन्फ्लिक्ट करते हो, डेथ कॉज करते हो, देन इट इज मर्डर। और दूसरी इसमें इंजरी जो है वो ऐसी है कि आपका बॉडली इंजरी कॉज करने का इंटेंशन है, लेकिन वो इंजरी ऐसी है जो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, देन इट इज ऑल्सो मर्डर। और तीसरा नॉलेज के पॉइंट पर जब हम डिफरेंस करेंगे तो क्या है कि यहां पर जो डूअर है वो जानता है कि उसका जो कंडक्ट है, उसका जो कार्य है वो ऐसा है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, और यहां पर उसको जो नॉलेज है वो ऐसी है कि उसका काम कैसा है, सो इमिनेंटली डेंजर या सो इमिनेंटली हार्मफुल, इतना ज्यादा नुकसानदायक है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी, प्रत्येक संभावना है पूरी कि क्या होगा, किसी न किसी पर्सन की डेथ कॉज हो ही जाएगी, देन इट इज मर्डर। तो ये आपका एक कंप्लीट टॉपिक है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको बताया कि आपको इसको 3 पार्ट में और उसके बाद फिर आपको और छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको बांट करके समझेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कल्पेबल होमिसाइड, या डिफाइन कल्पेबल होमिसाइड, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस इन विच कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। इट मींस यहां पर आपको लिखना है 299, यहां पर आपको लिखना है 300, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों के बीच में अंतर। और जब आप इसको लिखने जाएंगे तो जैसा कि हमने आपको अलग अलग हमारी स्लाइड्स के थ्रू बताया कि सबसे पहले आप समझाएंगे कि होमिसाइड क्या है, होमिसाइड के बाद कल्पेबल होमिसाइड क्या है, कल्पेबल होमिसाइड के बाद मर्डर क्या है, फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या है, फिर उसके लिए क्या है आपका जो सजा है, जो पनिशमेंट है वो कितनी है, इसमें इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं, और उन इंपॉर्टेंट केसेस के बाद फिर दोनों के बीच में आप एक कंपेरिजन करेंगे, आप उनके बीच में अंतर करेंगे कि आखिर क्या कल्पेबल होमिसाइड है और क्या मर्डर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।